जोहार साथियों, आप सभी का वीर बाला वीर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम हमारे कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए एक विशेष सीरीज के रूप में शुरू करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम शुरुआती बिंदु से हम शुरू करते हैं, जिसमें हमारी सबसे पहले जो रहेगी कक्षा 10th के यूनिट नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या, उससे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा होगा कि वास्तविक संख्या होती क्या है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि 2-3 शब्दावलियाँ हैं, उनको देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या बनती कैसे। वास्तविक संख्या के लिए सबसे पहले अपन बात करेंगे, एक है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ये हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उस संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 2 3 4 डेढ़। ये जो संख्या है 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उन्हें हम गणितीय भाषा में प्राकृत संख्या कहते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में से नेचुरल संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर ये जो है प्राकृत संख्या। दूसरी बात करें, एक और प्राकृत संख्या के बाद एक और संख्या जो शब्दावली है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उन्हें कहते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 डेढ़। ये जो संख्या है पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद अगली जो संख्या आती है वो आती है, हम प्राकृत संख्या पढ़ लिया है। प्राकृत संख्या को जो है 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या वो है जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। उसी के साथ एक और संख्या आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, पूर्णांक संख्या को इंटीजर्स नंबर। इंटीजर ये जो संख्या है इनमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या शामिल होती है, माइनस और प्लस। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या शामिल होती है, जैसे -1 -2, या फिर यहाँ से शुरू करते हैं -3 -2 -1 या 0 1 2 3। इसमें धनात्मक संख्या भी शामिल होती है और ऋणात्मक। अपने देखे जाए तो दाएं ओर धनात्मक है, बाएं ओर ऋणात्मक। तो इस प्रकार की संख्या को हम कहते हैं पूर्णांक। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण संख्या आती है जो हम पढ़ते हैं सामान्य गणितीय भाषा में, वो संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या एक बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है। परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट 0 होना चाहिए। वे संख्या हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 इन संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। वे संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट 0, उन संख्या को हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में इसमें एक कंडीशन है कि q जो है 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उस संख्या को कहते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद अगली जो संख्या आती है, हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ने के बाद हम अगली जो शब्दावली पढ़ते हैं वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम, और उसी के साथ कंडीशन इसमें भी लागू रहेगी, q इज नॉट इक्वल टू 0। इस संख्या को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये जो है प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। परिमेय संख्या जो है p/q के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट 0। अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और कंडीशन यहाँ पे भी लागू रहेगी। p/q का q इज नॉट 0 का मतलब होता है कि कोई भी भिन्न है जिसमें हर जो है
वो जीरो नहीं होना चाहिए, हर जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमको जो है नीचे जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अब जीरो हो जाए तो क्या होगा, हम देखते हैं जब कोई संख्या जैसे 1/2 है और इसकी जगह ये अंश है, ये हर है, अगर हर की जगह जीरो हो जाए यानी कि ये एक को पी मान लो और 2 को क्यू, तो अगर नीचे जीरो हो गए तो वो संख्या जो है अनंत हो जाएगी और अनंत होने के बाद उस संख्या की वैल्यू रहेगी। इसलिए हमें क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये जो संख्या है हमने पढ़ी है, इसमें परिमेय और अपरिमेय, अब अपनी बात होती है परिमेय और अपरिमेय। अब इनके मैं पूरा लिखने के बाद अब मैं मिटा देता हूँ। ये जो संख्या है संख्या होती है वास्तविक संख्या, हम अपने यूनिट की ओर पढ़ रहे हैं। तो परिमेय संख्या है प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये जो मिलकर जो संख्या बनती है, ये जो संख्या मिलकर बनती है इसे कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इस प्रकार हम अपने यूनिट की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ये जो परिमेय संख्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर जो बनती है वो है वास्तविक संख्या। हम यहाँ तक पहुँच गए, हमारे बिंदु यहाँ तक पहुँचना था हमें कि हमारी जो बिंदु है वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है। उसके बाद हम हमारी सीधी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या कक्षा 10वीं का जो यूनिट नंबर 1 है वास्तविक संख्या, उनमें हम आगे विचार करते हैं। और सबसे पहले जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 जिसके कुछ सवाल हैं हम सोल्व करेंगे। आप सब भी इसमें सोल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सवाल जो है वो इस प्रकार है कि हमें इस वास्तविक संख्या में सबसे पहले गुणनफल करने हैं। कोई भी संख्या दी है उसके गुणनफल करने हैं, तो हम सबसे पहले 3-4 सवाल लिखेंगे और सवालों के साथ उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 तो हम इस प्रश्नावली 1.1 से विद्यार्थियों, हम प्रश्नावली 1.1 में हमारे कुछ सवाल है, जो सवाल दिए गए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हमें ये जो नीचे सवाल दिए रखे हैं प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल के पहला जो सवाल है 140 दे रखे हैं, एक 156 दे रखे हैं, एक 3825 और एक सवाल है 5005 और पांचवा जो है 7429। इन सवालों को अपन को जो है गुणनखंडों के द्वारा, अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम इनको देखें। जो 140 है इसका अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करें, तो सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड हम इस प्रकार से लिखेंगे। और अभाज्य गुणनखंड में वे सारी संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, वो सारी संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। वे सारी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा भाग नहीं जाता है, वे सारी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं जो है सामान्य तो इधर मैं परिभाषा भी लिख देता हूँ। अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या वे प्राइम नंबर, वे अभाज्य संख्या हैं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वे सारी संख्या की कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, उदाहरण 2, 3, 5, 6, 7 के बाद आएगी 11, 13, ऐसे करके हम जो संख्या जाती है वो सारी संख्याएं अभाज्य गुणनफल कहलाती है। इन संख्याओं से हम भाग देना शुरू करेंगे या हम गुणनफल करेंगे। इसमें मैं बता देता हूँ, ये जो है अभाज्य संख्या की परिभाषा है। जो कोई भी संख्या जिसमें स्वयं
और 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो वो सारी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम बात करते हैं इस सवाल में अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम सबसे पहले ये जो है देखेंगे कि इसमें सम संख्या है और सम संख्या में 2 का भाग जाता है। तो हम सबसे पहले 2 से शुरुआत करते हैं। तो 2 का भाग देंगे, इनकी 2 का भाग देंगे 40 में, तो 1 मिल जाता है तो 14 में गुणन देंगे, 2 का भाग देंगे 14 में 7 बार और 0 को ऐसे 17 देंगे। उसके बाद फिर ये जो सम संख्या है इसमें हम फिर प्रयास करेंगे कि 2 का भाग दें, तो फिर 2 का भाग देने का प्रयास करते हैं। 2 का भाग देंगे तो 2 1 2 2 4 2 3 6 3 बार जाएगा। उसके बाद एक ये चला जाएगा, ये 10 हो जाएंगे। तो 10 में 2 का भाग देंगे तो 2 5 5 10, तो कितनी बार जाएगा? 2 का भाग देंगे 70 में 35 बार। फिर हम प्रयास करेंगे कि इसमें 3 का भाग जाए। तो 3 का भाग देने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8, इसका मतलब 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा। तो हम अगली जो संख्या है 5 उसका भाग देंगे, तो 5 का भाग देंगे तो ये जो है 7 बार जाएगा। और 7 में अब 7 जो कि अभाज्य संख्या है तो इसमें 7 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, तो हम 7 का देंगे और उसके बाद ये जो कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारे सबसे पहले जो सवाल नंबर 1 प्रश्न 1.1 का 140 तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना था हमको। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 5 और 7 इस प्रकार लिखेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड तो हम लिखेंगे 2 और 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, 2 स्क्वायर इंटू सबको गुणनफल के रूप में 5 इंटू 7। तो इस प्रकार पहली हम प्रश्नावली 1.1 का जो पहला जो सवाल है 140 उसका इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ कि ये जो अभाज्य गुणनखंड है ये प्राप्त हुआ है 140 का 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1 7 इस प्रकार हमें जो है प्राप्त हुआ। इसके बाद हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो है इसको मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद अगला है जो है इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ 140 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। उसके बाद 156 का करते हैं अपन। उसके बाद ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो मैं इधर जो है लिख देता हूँ 140 का स्क्वायर और नीचे लिख देता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अगला जो है 156 का करते हैं। तो 156 का इसी प्रकार हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले 156 में सम संख्या है। जहाँ तक हम सोचेंगे कि इसमें जो है 2 का भाग चला जाता है, हम सबसे पहले प्रयास करेंगे 2 का भाग दें, क्योंकि छोटी संख्या का भाग देंगे तो आसानी रहेगी। 2 का भाग देंगे, 1 में ज़्यादा नहीं है तो दोनों को ले लेंगे, दोनों में देंगे 2 का भाग देंगे तो सबसे पहले जाएगा ये 7 बार और 14 आएंगे तो अपन जो है 7 बार देंगे, इसमें 1 बच जाए तो ये 16 हो जाएगा। 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। अब उसके बाद जो हमने 78 प्राप्त हुए हैं, इसमें फिर सम संख्या प्राप्त हुई तो हम मानेंगे कि 2 का भाग चला जाता है। तो 2 का फिर प्रयास करेंगे 2 का भाग दें, तो 2 का भाग देंगे 7 में तो 6 बार 6 तक जाएगा और वो भी 3 बार, तो 3 बार जाएगा। उसके बाद 1 बच गया, ये 18 हो गया। 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 बार। ये इस प्रकार हमें 39 प्राप्त हुए। अब 39 में देखेंगे कि हम इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा कि जाएगा, तो 3 का भाग पहले देखें 9 और 3 12 होने 12 में जाता है, इसको 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग तो 1 बार और 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार। इसके बाद हम 13 प्राप्त हुए। अब 13 अभाज्य संख्या है, 13 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, 1 और 13 के अलावा किसी का नहीं जाता है तो हम 13 का ही दे देंगे। तो इस प्रकार हमें 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमें इस प्रकार प्राप्त हुआ 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये जो है 156 का अभाज्य गुणनखंड में इस प्रकार प्राप्त हुआ है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हम एक और सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आगे आप दो जो हैं 5005 और 7729 यह आपको होमवर्क के रूप में करना है। एक और मैं आपको ये करवा देता हूँ 3825 का। तो अगला जो है हम 3825 का करेंगे, 3825 इसमें हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अभाज्य गुणनखंड में सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। हम देखेंगे 5 लास्ट में
तो कोशिश करेंगे 5 से भाग देते हैं। तो 5 से हम भाग देना शुरू करते हैं। अगर इससे पहले हम 3 का भी शुरू करें तो 3 का देख लेते हैं। 3 और 8 11 होते हैं, 11 और 2 13 होते हैं, 13 और 8 13 और 18 होते हैं। तो 3 का भाग चला जाएगा, हम पहले 3 का ही भाग देते हैं। 3 का भाग देंगे तो एक बार, 3 का भाग 8 में देंगे 2 बार, फिर 2 और 2 22 देंगे तो 7 बार, और 1 बचे 15 5 बार। उसके बाद फिर देखेंगे कि इसमें ज़्यादा नहीं जाता है, 1 और 3 2 3 3 और 7 10 10 और 15, इसका मतलब फिर चला जाएगा। फिर हम 3 का भाग देंगे। उसके बाद 3 का भाग देंगे तो 1 में जाएगा नहीं, तो दोनों को मिला देंगे तो 4 बार, 4 3 12। उसके बाद अगला देंगे तो 3 3 3 2 6 यानी कि 2 बार, 1 15 हो जाएंगे। 3 का भाग 15 में देंगे 5 बार। इस प्रकार हमको 425 प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम फिर देखेंगे कि वास्तव में ज़्यादा जाता 4 और 2 6 और 5 11, इसका मतलब 11 में भाग नहीं जाता है। तो हम अब 5 का देंगे, सीधा 5 का देंगे और 5 का भाग देंगे तो 4 में ज़्यादा नहीं है, दोनों में मिला करेंगे तो 8 बार जाएगा, 8 8 में 40। उसके बाद 2 बच जाएंगे, 25 हो जाएंगे। 25 में 5 का भाग देंगे 5 बार। इस प्रकार हमें 85 यानी 85 प्राप्त होंगे। इस बार फिर हम भाग देंगे, इस बार फिर 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग देंगे एक बार, 3 बच गए 7 बार। इस प्रकार अब 17 अभाज्य संख्या, 17 में 17 के अलावा 1 का भाग जाता है, उसके अलावा किसी का नहीं जाता है, तो हम 17 का ही भाग दे देंगे सीधा, और इस प्रकार प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार 3825 का जो मान प्राप्त हुआ है अभाज्य गुणनखंड, वो 3 जब मैं लिख देता हूँ 38 25 यानी कि 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इस प्रकार हमें जो है ये गुणनफल प्राप्त हुआ है। तो ये जो है हमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। इस प्रकार 38 25 3825, इसका जो अभाज्य गुणनफल है वो 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इस प्रकार हमें जो है मान प्राप्त हुए। हमें देखना है कि 140 156 और 3825 इनमें हमें अभाज्य गुणनखंड करना था। तो हमें अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले हम देखा 140 का किया था। 140 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार की जो संख्या है वो अभाज्य संख्या ही लेनी। तो सबसे पहले हमने 2 लिया, 2 से किया 70 आया, 70 के बाद फिर 2 से किया तो 35 आया, और 35 में जो है 2 का भाग नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का दिया, 5 का 7 प्राप्त हुए, और 7 में 7 का भाग दिया 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो है हमें जो है 140 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2² × 5 × 5, ये हमें जो है 140 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। उसके बाद 156 का किया तो 156 में जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें 2 का भाग दिया 78 प्राप्त हुए, फिर 2 का भाग दिया फिर 39 प्राप्त हुए, और फिर 3 का भाग दिया तो 13 प्राप्त हुआ, और 13 में 13 का भाग दिया 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार 2² × 3 × 13 हमें जो है इसका मान प्राप्त हुआ। ये जो है हमें व्यक्त करना था, तो ये इस प्रकार एक्सप्रेशन किया है। उसके बाद दूसरा जो है 3825, जो इसमें जो हमने सबसे पहले देखा है कि 2 का भाग दिया जाएगा, तो 3 का हमने 3 का भाग देने का प्रयत्न किया है। 3 का भाग देने के बाद 3 तो हमें जो है 1275 प्राप्त हुए। उसके बाद फिर हमने प्रयास किया है कि 3 का भाग दें, तो 3 का भाग दिया। इस प्रकार हमें 425 प्राप्त हुए। 425 में सामान्यतः 3 का भाग नहीं जाता है, तो हमने 5 का भाग दिया, और 5 का भाग देने के बाद हमें फिर 85 प्राप्त हुए। 85 में फिर 5 का भाग दिया। इस प्रकार हमें जो है 17 प्राप्त हुए, और 17 के बाद हमें जो है फिर 17 का भाग दिया 1 प्राप्त हुए। इस प्रकार हमारे जो है पहले जो प्रश्नावली 1.1 का जो पहली जो यूनिट है, पहला जो सवाल है, उसका हमने 3 सवाल जो है यहाँ पर करने का प्रयास किया है। आपको आई होप समझ में आया होगा आपको, और हम आगे भी इसके अगले सवाल के रूप में करते हैं। आपको ये जो है 2 सवाल है 5005 और 7429, इसको आपको करना है, होमवर्क रूप में करना है। हाँ, तो विद्यार्थी हम अगला सवाल करेंगे। अगले सवाल में हमारे जो प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में हम लोगों को क्या करना है, दिए गए पूर्णांक है, हमें जो है पूर्णांक दिए जाएंगे, उसका HCF और LCM क्या करना है। सबसे पहले HCF और LCM क्या करना, और उसके बाद उसकी जो है जांच करनी है वास्तव में सही है या नहीं। तो हमें सबसे पहले हम सीखेंगे HCF और LCM कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो संख्या है 26 और 51, इसका HCF और LCM क्या करेंगे।
सबसे पहले इनका हमें जो है इसी जो हमने पहला सवाल किया है उसी प्रकार इसका भी जो है अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 26 का। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें जो है 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो जो है कितनी बार जाएगा, एक बार। 2 का भाग देंगे 1 में, 2 में एक बार। 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार। अब सीधा जो है 13 हमें जो प्राप्त हुआ है उसमें 13 का ही भाग जाता है, उसके अलावा 1 का जाता है, इसके अलावा किसी का भी नहीं जाता है। तो 1 जो है हम कोई वैल्यू नहीं है, तो हम अगला जो भाग देंगे वो 13 करेंगे। इस प्रकार हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। अगली जो है 91, इसमें जो है हम फिर इसको भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो 91 में अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें जो है सबसे पहले 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का जाएगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले 7 करेंगे। 7 का तो ये जाएगा 7 एकम 7, एक बार 2 बच गए तो 21 हो गए, 7 तारीख 21। हमें जो प्राप्त हुआ है वो 13 प्राप्त हुआ, और 13 अभाज्य संख्या है जिसमें सिर्फ 13 का ही भाग जाता है, तो हम 13 का भाग देंगे। इस प्रकार हमें जो प्राप्त हुआ है जो है अभाज्य गुणनखंड, जिसमें 26 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है 2 × 13, और 91 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है 7 × 13। अब एचसीएफ और एलसीएम बात हो रही है, एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले हम एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वे सभी संख्या है, हाईएस्ट अधिकतम संख्या है जो समान है। तो इसमें हम देखेंगे कि समान जो संख्या है वो 13 ही है, जो 51 और 2 और 26 में दोनों में कॉमन है। तो हम जो है एचसीएफ के रूप में जो मानेंगे वो है 13 को। ये जो संख्या है एचसीएफ जो है 13 है। अब अगली जो संख्या है, अगले जो ज्ञात करना है वो एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें देखना है कि वे सारी संख्याएं जो एचसीएफ नहीं है, वो वे सारी जो अलग है शेष बची हुई उनको लिखेंगे। सबसे पहले 2 × 7, और उसके बाद जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ प्राप्त हुआ वो लिख देंगे। तो ये जो प्राप्त हुआ ये हमें जो है एलसीएम प्राप्त हुआ। हम देख लेंगे, इसको और गुणा कर लेंगे तो 7 × 2 14 × 13, और फिर उसके बाद हम ये जो है गुणा कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा। अगर हम गुणा करें भाग देंगे तो पहाड़ा बोल देंगे 14 का। तो ये जो है 39 हमें जो है 42 प्राप्त होंगे। उसके बाद 42 4 और 14 × 14 तो 7 जो है 182। इस प्रकार जो है एलसीएम हमें प्राप्त होगा। एलसीएम जो है 182 और एचसीएफ जो है वो 13। इस प्रकार हमें जो पहला जो सवाल था इसमें जो है हमें एचसीएम और एचसीएफ प्राप्त हुआ। अब अगला जो इसका कहना है कि इसको जांच कीजिए वास्तव में सही है कि नहीं। जांच करने के लिए एक सूत्र दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम। ये सूत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद करना है। ये जो सूत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इस प्रश्न में बहुत काम में आएगा, एचसीएफ और एलसीएम। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम, ये देखना है। तो हम ये जो सूत्र है इसका प्रयोग करेंगे। दो संख्या कौन सी है, ये जो दे रखे हैं, एक तो ये और ये, एक ये और ये, इसके ये। अगर अपन माने तो ए और बी भी मान सकते हैं। ये दो संख्या है, उनका गुणनफल और एचसीएफ × एलसीएम ये बराबर आएंगे तो हमारा जो सही सवाल है ये सही हो जाएगा। तो सबसे पहले दो संख्या कौन सी है अपन देखेंगे, 26 × 51, और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ है 13, और एलसीएम की बात करें तो वो है 182। अगर हम इनका गुणा करेंगे हमें जो प्राप्त होगा वो इसका जो है मान प्राप्त होगा वो दोनों में बराबर आएगा। सबसे पहले हम इनके करते थे तो 26 और 51 का हम ये करेंगे। तो सबसे पहले देख लो कि हम इधर साइड में कर लेते हैं 51 × हम सामान्यतः छोटी संख्याओं से करते थे। 6 का गुणा करके 6 बार, 6 का गुणा करके 1 में 1 6 आएगा। उसके बाद 6 का गुणा करके 9 में तो 9 × 56 आ जाएंगे।
उसके बाद अगला है 2 का गुणा करके, तो 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। इस प्रकार हम जो है इस प्रकार प्राप्त करेंगे। उसके बाद 4 और 2 6 हो जाएंगे और 5 और 8 ये जो है 13 हो जाएंगे और ये जो है 1। इस प्रकार जो है 23 67 प्राप्त होंगे 2367, और इसके भी गुणा करने के बाद हमें 23,067 ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार ये जो है जांच कर लिया कि वास्तव में ये संख्या जो है दोनों बराबर है। आप सभी को ये जो सवाल है समझ में आया होगा। आपको आगे के आपको भी और करने हैं। ये 510 और 92 के करने हैं, 337 और 54 के करने हैं। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप आगे का जो सवाल है होमवर्क के रूप में जो दिए गए हैं 510 और 92 और 336 और 54, ये आप करने का प्रयास करेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, वीर बाला कालीबाई वीर कोचिंग क्लासेस आप सभी का धन्यवाद करती है। जोहार, धन्यवाद।